हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आधुनिक काल प्रारंभ करते हैं अपनी इस क्लास में। और आज की कक्षा में हम देखेंगे काव्य खंड। इससे पहले हमारी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की वीडियो आ चुकी है। आई बटन पे प्लेलिस्ट क्लिक हो रही होगी, आप देख सकते हैं वहां जाके। अदरवाइज आप चैनल पे चले जाइए, वहां से प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखेंगे काव्य खंड। विभिन्न प्रकार की विधाएं आएंगी आधुनिक काल में, लेकिन उसमें हम पहले काव्य खंड पे चर्चा करेंगे। समाज में जब समय बीतता जाता है तो एक प्रवृत्ति खत्म होती रहती है तो दूसरी प्रवृत्ति का जन्म होता रहता है। इसमें ये जो प्रवृत्ति होती है, यह विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों को धारण करती है। अलग अलग प्रकार के शब्द को धारण करती है और समाज की बदलती प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम बात करें आधुनिक काल के काव्य खंड की, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। आधुनिक काल में कौन कौन से ऐसे तत्व समाहित हैं जो इसे रीतिकाल से पृथक करते हैं, रीतिकाल से इसे अलग करते हैं। तो चलिए हम विलंब नहीं करते हैं, अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक भावबोध आधुनिक भावबोध एवं नवीन चेतना से युक्त होने के कारण, नवीन चेतना, ध्यान रखिएगा, नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिकाल से मुक्त होकर नए विषयों की ओर उन्मुख हुआ। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नई एक पुरानी प्रवृत्ति समाप्त हो रही होती है तो नई प्रवृत्ति का जन्म हो रहा होता है। एक ही समय दोनों चीजें चल रही होती हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं कि रीतिकाल से मुक्त होकर रीतिकालीन जो विशेषताएं थी, रीतिकालीन जो बंधन थे, उनसे अब यह मुक्त हो चुका है समय। आधुनिक भावबोध आया है, नवीन चेतना का उद्भव हुआ है। इस तरह काल विभाजन की चौथी अवस्था आधुनिक काल की शुरुआत हुई। रामचंद्र शुक्ल जी जब इसके काल खंड की बात करते, जब इसके समय की बात करते हैं कि कब से कब तक का समय हम मानेंगे आधुनिक काल को, तो इस पर रामचंद्र शुक्ल जी का एक विचार है। वे कहते हैं कि संवत 1900 से इसका प्रारंभ माना जाता है। और अगर सन की बात करें तो 1843 से। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीय नवजागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिक काल की, अब मैंने क्या बोला था, जो सामाजिक प्रवृत्तियां होती हैं वही जाके आगे साहित्य में परिलक्षित होती हैं, साहित्य में प्रतिबिंबित होती हैं। हमारे समाज में क्या चल रहा है, भारतीय नव जागरण का समय चल रहा है। भारतीय समाज के सामाजिक धार्मिक आंदोलन जोर पकड़ रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं। अब इन सब चीजों का स्वाभाविक सी बात है कि कविता पर, निबंध पे, आलोचना, कहानी, नाटक पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इसलिए इन प्रभाव स्वरूप यह अपने आप को रीतिकाल से अलग कर पाती है, यह कविता, यह विधा। अब बात करें भारतीय नवजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये दो चीजें नई मिली हैं यहां हमें कि भारतीय नवजागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जब पहले बात करें नवजागरण की, तो यह क्या है, 19वीं सदी में जब बात करें, 19वीं सदी की बात करते हैं तो एक ध्यान रखिएगा, हम 1800 के बाद की बात कर रहे हैं। यह 1801 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो यह हम दोनों की बात कर रहे हैं यहां। तो भारतीय समाज संक्रमण के तीव्र दौर से गुजरा। उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं। संक्रमण के तीव्र दौर, संक्रमण का दौर हम तब मानते हैं जब मैंने बताया कि एक प्रवृत्ति समाप्त हो रही तो दूसरी का जन्म चल रहा है, लेकिन एक निश्चित लाइन खींचना, एक निश्चित सीमा निर्धारित करना कि यह प्रवृत्ति समाप्त हो गई, यह प्रवृत्ति शुरू हो गई, यह मुश्किल है। तो उसे संक्रमण का दौर कह दिया जाता है। कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण, ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, ठीक है। जो कहते हैं इसे चिंतक पुनर्जागरण शब्द इस्तेमाल करते हैं चिंतक इसके लिए, ठीक है। कुछ पुनरुत्थान कहते हैं, कुछ नवजागरण कहते हैं। नवजागरण का अर्थ क्या होता है, नए तरीके से जागना, ठीक है, नए तरीके से जागना। इसमें निहित है पहले भी हम जगे हुए थे किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है, ठीक है। जागने से तात्पर्य यहां है आपके कार्यों से, आपके कर्मों से, आपके किए हुए कार्यों से। यह जागने का है कि जो कार्य आप कर रहे थे अभी तक, या जिस प्रकार की आपकी जीवन चल रहा था, जीवनचर्या थी आपकी,
अब उसमें बदलाव का वक्त आ चुका है। अब आपको उसे नए सिरे से, नए तरीके से करने की जरूरत आन पड़ी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? चिंतकों ने 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन की व्याख्या है तो इसी शब्द को उचित माना। रामविलास शर्मा वगैरह भी कहते हैं हाँ, नव जागरण ही इसके लिए उचित शब्द होगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं नव जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यहां क्या कह रहे हैं कि यह क्या है? दो संस्कृतियों के टकराहट से जो उत्पन्न है वो रचनात्मक ऊर्जा है यह। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यहां दो संस्कृतियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो है जो अभी हाल में यहां पे अब तक अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी है, उसकी नई प्रवृत्ति है, उसके नए नियम हैं, नए प्रावधान हैं, नई संस्कृति है, नई सभ्यता है उनका। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नव जागरण कहलाती है। क्या नव जागरण कहलाती है? जो यह दो संस्कृतियों की टकराहट हो रही है, जो उस पर उत्पन्न ऊर्जा है। संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां समाप्त करना चाहती हैं। तो यह जो समय है यही नव जागरण का है। इनके कहने का मतलब अंग्रेजों के पास अच्छाइयां हैं, हम ग्रहण करें, अपनी बुराइयों को छोड़ें। भारतीय समाज के इतिहास में दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जागरण तो कई हुए लेकिन दो जागरण महत्वपूर्ण है। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तब भी एक नई संस्कृति आई और उससे हम रूबरू हुए। वह आक्रांता संस्कृति थी, वह एक ट्राइब्स संस्कृति थी। दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी संबंधित है, जहां पश्चिम यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया। निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नव जागरण के माध्यम से हुई। ठीक है, यह संगठित अभिव्यक्ति की भावना पैदा हुई। अभी तक संगठित अभिव्यक्ति की भावना कहीं नहीं दिख रही थी। भारत में सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। बंगाल आर्थिक दृष्टि से भी काफी संपन्न था और वहां पर जहां आर्थिक संपन्नता होगी तो वहां पर शिक्षा का विकास स्वयं होने लगता है। तो बंगाल बौद्धिक केंद्र भी रहा है। आगे आप अगर इतिहास पढ़े होंगे, आप जानते होंगे तमाम जो आंदोलन हुए हैं, तमाम जितने आंदोलन गांधी जी के पहले हुए, या तमाम वे बुद्धिजीवी जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं या राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान निभाया है, उन सारे लोगों का संबंध कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल, या बंगाल कहें तो बेहतर होगा, बंगाल से है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें, समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। समाज सुधारकों ने कहा कि धर्म क्या है? धर्म मानवतावादी होना चाहिए। अगर आपके धर्म में कोई अमानवीय प्रक्रिया ने प्रवेश कर लिया है, अगर आपके धर्म में कोई अमानवीय प्रथा है, कोई अमानवीय प्रक्रिया है, तो उसे समाप्त कर देना ही हमारे सुधार का दृष्टिकोण है। उसके अलावा उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यह क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जिसे आप कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, धर्म क्या है? धर्म लोगों के कल्याण का कारण बनना चाहिए, धर्म से लोगों का भला होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें धर्म के बारे में पुनः सोचने की आवश्यकता है। इस आंदोलन का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था। मतलब इन्होंने कहा कि धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, धर्म बुरा नहीं है, धर्म कोई बुरा नहीं है, बस क्या करना है, थोड़ा बहुत सुधारात्मक परिवर्तन करना है, उसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। इन आंदोलन के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ के इसका पहल किया था। और ये आप देखेंगे आगे, इनके द्वारा समाज में बहुत बड़े बड़े कार्य किए गए, चाहे वह महिलाओं के लिए हो, चाहे विधवाओं के लिए हो, चाहे बालिकाओं की शिक्षा के लिए हो, समाज के किसी वर्ग के लिए बहुत बेहतर इन्होंने काम किया है। सती प्रथा को रुकवाने में 1829 में बेंटिक से इन्होंने काफी जो है इनसे बेंटिक से बात विवाद हुआ, उसके बाद जाके कहीं न कहीं इस विषय पे कानून लाया गया। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, भी मैंने बता दिया आपको।
अब देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, हालांकि सभी ने महिलाओं पे कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित यह बहुत बड़ा योगदान इनका था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। बड़े ही उदार व विशाल हृदय के थे। कहा जाता है कि कभी कोई इनके कंधे पर नई चादर नहीं देख सकता था, नई शॉल नहीं देख सकता था। इसका यह मतलब नहीं कि इनके पास खरीदने को नहीं था, बल्कि इतनी दयालु थे कि अगर सड़क पे कोई ठंड लग रही है, किसी को किसी की जरूरत है तो दे देते थे, भले अभी खरीदी हो तो उठा के दे देते थे। महिलाओं की उस समय स्थिति बहुत विकट थी। 8-8 साल की 9-9 साल की विधवाएं हुआ करती थी। ये बच्चियां 8-8 साल की 9-9 साल की विधवा हुआ करती थी, और इनके सुधार के लिए एक व्यक्ति निकल कर आता है जिनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहता है। इनकी भूमिका आपने देखा। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि भाई देखो, धार्मिक कर्मकांड बहुत बोझिल हो चुका है, इसे हल्का करने का समय आ गया है। धार्मिक कर्मकांड इस समय काफी जटिल हो चुका है। वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज किया। इन्होंने कहा कि ये जो वेद है हमारा, यही सच्चा है, और वेदों में जो बातें कही गई हैं वही प्रमाणित हैं, बाकी मैं किसी चीज को नहीं मानता, और बाकी हर प्रकार की पुस्तक को मैं खारिज करता हूं, इनका कहना था। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया। इन्होंने कहा जो नारी को शोषण का वस्तु बनाया गया है, जो निम्न जातियां हैं उनका जो शोषण किया जा रहा है, यह बंद होना चाहिए, क्योंकि वेदों में इस प्रकार की किसी बात का उल्लेख नहीं मिलता, और अगर आप इनके शोषण का कोई शास्त्रीय आधार दिखाते हैं तो मैं उस शास्त्र को ही नहीं मानता हूं। ठीक है, वह शास्त्र ही व्यर्थ है। हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया इन्होंने। दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश 1875 में खड़ी बोली हिंदी में गद्य में है। आर्य समाज के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। भारत में नवजागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार करने वाले कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ को देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आज गले में मेरे थोड़ा सा खराश है। जैसे 1829 में कलकत्ता में स्थान पर ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक रहते हैं। 1839 में कलकत्ता में ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। देवेंद्र नाथ ठाकुर जिसके संस्थापक रहते हैं। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। श्री धरलू नायडू जिसके संस्थापक रहते हैं। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। आत्मा राम पांडुरंग इसके संस्थापक रहते हैं। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है पुणे में, और ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक रहते हैं। ज्योतिबा पुरुष हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है और बंबई में स्थान पर होती है। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। 1882 में अड्यार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। मैडम ब्लावत्स्की और अल्काट इसके संस्थापक रहते हैं। 1857 में बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अब देखते हैं, हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदू नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। हिंदू नवजागरण को 1857 का स्वतंत्रता समर, भारतेंदु युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण में सर्वप्रथम नव जागरण शब्द का प्रयोग किया। 1857 में स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। नवजागरण की हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने समाज में चली आ रही नव जागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, ध्यान रखिएगा, वैचारिक धरातल पर नहीं संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य में जोड़कर उन्हें आधुनिक भाव बोध से समृद्ध किया। कितना बड़ा काम इन्होंने किया, ध्यान रखिए। वैचारिक स्तर पर तो हम सब भी सोचते हैं ना कि ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, फिर एक दिन ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, लेकिन क्या उसे आप वास्तविक धरातल पर उतार पाते हैं? आप स्वयं से सवाल करिए। तो वैचारिक स्तर पे अगर आपने कोई चीज सोची है करने को, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो निस्संदेह आपने एक लड़ाई जीत ली है, आप एक जंग जीत चुके हैं। लेकिन आपको जब तक उसे वास्तविक के
वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतारते तब तक वह एक ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं है। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन किया। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। द्विवेदी जी ने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने व आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकार भारतेंदु, तुलसी को बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता का निबंध इसका प्रमाण है। उर्मिला कौन है? कमेंट करके आप बताइए। अगर उर्मिला को आपको पता है कौन है और किसकी बात की जा रही, तो मैं मानूंगा कि हाँ, आप हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ रहे हैं। वे छुआछूत के विरोधी थे। सन 1914 में उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती में प्रकाशित किया। अब आधुनिक कविता संबंधी प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। काल विभाजन और नामकरण यहां ज्यादा स्पष्टता से बता रहे हैं। आचार्य शुक्ल का पहले देख लेते हैं क्या इन्होंने किया है। प्रकरण 1, प्रकरण 2। प्रकरण प्रथम में पुरानी धारा है 1900 से 1925। प्रकरण 2 में नई धारा प्रथम उत्थान 1925 से 1950, यानी कि जो पहला उत्थान देखा गया आधुनिक काल का वह 1925 से 1950 के बीच। दूसरा उत्थान कब देखा गया नई धारा का? संवत 1950 से 1975 तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन इस प्रकार है। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक मानते हैं। इसमें जब आधुनिक काल इतना लंबा काल मान लेते हैं तो इसमें कहते हैं 1857 से 1900 तक के समय को पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग हम कहेंगे। 1900 से 1918 तक के समय को जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग कहेंगे। छायावाद युग 1918 से 1938 तक। छायावादोत्तर काल की अगर बात करें तो इसमें क्या देखा जा रहा है, इसको भी दो आधारों पे बांट दिया जाता है। 1938 से 1953 तक के समय को प्रगति प्रयोग काल कहा गया और 1953 से अब तक को नवलेखनवाद कहा गया। प्रगति प्रयोग यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दो चीजें हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे भारतेंदु युग के बारे में, ठीक है, भारतेंदु युग के बारे में देखते हैं। जब भारतेंदु की बात करते हैं तो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा 1843 से 1867 तक का समय देखेंगे। पहले रीतिकाल की समाप्ति के बाद भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले बता दिया आपको, जो उस समय प्रकांड व्यक्ति रहते हैं, प्रकांड विद्वान रहते हैं, उन्हीं के नाम पर उस धारा का नाम कर दिया जाता है अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, जिसकी समय सीमा सामान्यतः 1843 से 1867 निर्धारित की जाती है। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति श्रृंगार रीति निरूपण की रचनाएं की। पूर्व भारतेंदु पूर्व की बात हो रही है अभी 1843 से 1867 तक, 1843 टू 1867 के लिए। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचनाकार एवं रचनाएं रीवा नरेश रघुराज सिंह 1823 से 1879 तक की रचनाएं करते हैं। सुंदर शतक इनकी एक रचना है। रुक्मणी परिणय एक रचना है। भक्ति विलास, राम रसिकावली और आनंदाम्बुनिधि ये इनकी चौथी रचना है। बाबा रघुनाथ दास राम सनेही विश्राम सागर की रचना किया इन्होंने। विश्राम सागर 1854 में। सेवक 1815 से 1881 तक। नखसिख नामक साहित्य और वाग विलास। सरदार कवि रचनाकार 1845 से 1883 तक। राम लीला प्रकाश, राम रत्नाकर, षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह, वाग विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास 1833 से 1860 के बीच। राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, भरती भूषण और छांदोग्य वर्णन। चंद्रशेखर वाजपेयी रचनाकार हैं। नख सिख, हमीरहठ 1845, रसिक विनोद 1846, ये इनकी रचनाएं। अब आप ये मत परेशान होइएगा, नख सिखा रहा है, रसिक विनोद, हमीरहठ,
क्या है, यह पूर्व भारतेंदु युग काव्य धारा है। अभी रीतिकाल का थोड़ा बहुत प्रभाव रह गया है। रामदास क्या करते हैं, कवि कल्प द्रुम 1844 में इसकी रचना करते हैं। बैजनाथ द्विवेदी 1837 से 1887 तक की रचनाएं करते हैं। इनकी रचनाओं में राम रहस्य, राम रहस्य, अनुभव उल्लास, सीता रामाभरण मंजरी, वामा विलास और चित्राभरण किसका है, बैजनाथ द्विवेदी का। लच्छी राम ब्रह्मभट्ट 1841 से 1904 तक। मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु, ये इनकी है लच्छीराम ब्रह्मभट्ट की। तो चलिए, हमने भारतेंदु पूर्व तो देख लिया, अब देख लेते हैं भारतेंदु जी को स्वयं। भारतेंदु जी ने क्या कमाल दिखाया जो कि इन्हीं के नाम पे कालखंड का नाम पड़ गया। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि 1868 से 93 के बीच यह भारतेंदु युग माना जाता है। नई धारा प्रथम उत्थान है इसका। रामविलास शर्मा कहते हैं 1868 से 1900 तक नव जागरण काल है भारतेंदु। मिश्र बंधु कहते हैं 1869 से 1888 तक वर्तमान काल। रामकुमार वर्मा कहते हैं 1870 से 1900 तक आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग नाम दिया गया। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग परिवर्तक व्यक्तित्व रहा। चूंकि भारतेंदु का जन्म सन 1850 में हुआ, इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 से ही स्वीकार करने लगते हैं। यह आलोचना का विषय है, आप देखेंगे आलोचना इसकी हुई होगी कहीं कहीं। मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व। ध्यान रखिएगा, यह बातें प्रश्न ऐसे ही बना दिया जाता है। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां की अगर बात करें, अंतर विरोधों का साहित्य है। देखिए, किसी काल में जब आप जा रहे हैं ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी प्रवृत्तियों को जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रवृत्तियों से तय होगा कि उस रचना में किस प्रकार की चीजें आने वाली हैं, या यह तय होगा कि यह रचना वास्तविक रूप से आधुनिक काल की है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वे लक्षण नहीं होंगे तो कैसे माना जाए कि वो आधुनिक काल का है। अगर उसमें लक्षण रीति काल के ठहर रहे हैं, भक्ति काल के, तो कैसे आधुनिक काल माना जाएगा भाई इसको। भाई अगर आपको लक्षण डेंगू के हैं तो मलेरिया की दवा कैसे की जाएगी, ठीक है। तो यहां अगर लक्षण उसमें ये नहीं पाए जाएंगे तो कैसे इलाज होगा, कैसे माना जाएगा आधुनिक काल के है। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली तथा पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर विरोध पाया जाता है। श्रृंगारिकता की चेतना, श्रृंगारिकता की चेतना की अगर बात करें, इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। न्यूनाधिक इस युग के सभी कवियों में श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं। ध्यान रखिए, भक्ति भावना, यहां भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहां भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है, कौन सा, स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति, अपने देश के प्रति प्रेम से समन्वित भक्ति। अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना, मतलब अपनी रचनाओं में देश की समस्याओं को इंडिकेट करना, देश की समस्याओं को वहां जो है लक्षित करना, अंकित करना, समस्या पूर्ति। इस युग में कविता वर्धिनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी, नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसका अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपने प्रतिभा से उस पहले की पंक्तियां लिखते थे। आशुलेखक यानी कि जो तुरंत लिखते हैं, कि इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया। तब आपसे पूछा जाए अगर कि समस्या पूर्ति साहित्य क्या, तो आप बता दीजिएगा, परेशान मत होइएगा इसके लिए। इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही, स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्ति को प्रोत्साहित किया। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा है। हमने पहले ही बता रखा है, हमसे किसी ने प्रश्न किया था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने पहले बता रखा। अब क्या है, लोगों के जीवन से साहित्य जुड़ रहा है। इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की।
भारतीय युग की रचनाएं, रचनाकार देख लेते हैं। 50 से 1885 तक इनका समय तय है। इनकी रचनाएं आगे हम देखेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन 1855 से 1922 के बीच ये करते हैं रचना। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, प्रयाग रामागमन, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रिज चंद पंचक, ये इनकी कृतियां हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 94 के बीच। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोश लोकोक्ति शतक, तृप्यताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 99 के बीच इनका समय रहा। प्रेम संपत्ति लता 1885 में लिखी गई। श्याम लता, वो भी 1885। श्यामा सरोजनी 1886। देवयानी 1886। ऋतु संहार अनुदित 1876 में। मेघदूत अनुदित 1883 में, यानी कि इनका अनुवाद किया गया। और देखते हैं अंबिका व्यास, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900। पावस पचासा 1886 में। सुकवि सतसई 1887 में। हो होरी 1851 में। बिहारी बिहारी 1898। राधा चरण गोस्वामी 1859 से 1925। नौ भक्त माल, राधा कृष्णदास 1865 से 1907। बारह मासा और देश दशा। अब देखते हैं भारतेंदु यूइन प्रमुख कवियों के बारे में थोड़ा सा। तो पहले ही आते हैं चोटी के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी करते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं आपको यहाँ पर कि आप देखेंगे ना कि जो भी आपके 19वीं सदी के कवि वगैरह थे, लेखक थे, आप देखेंगे ज्यादातर लोग कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ये अरबी फारसी का भी ज्ञान रखते थे, उर्दू का भी रखते थे, हिंदी का भी रखते थे, इंग्लिश का भी रखते थे। तो यह इनमें काफी अच्छी प्रतिभा थी। सन 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1800 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में, और तब से इनको भारतेंदु कहा गया। फलस्वरूप आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु, भारती चांद की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा और संस्थाएं। कविता वर्धिनी सभा 1870 में काशी में स्थापित की गई। पेनी रीडिंग क्लब 1873 में भारतेंदु जी के द्वारा, तथा तदीय समाज 1873 में। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। अब देखिए यहां पर एक चीज समझने की आवश्यकता है आपको कि जैसे मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे एक प्रश्न था, जो है एक छात्र तक का, उन्होंने कहा कि सर अब तो प्रश्न ऑनलाइनर तो आ नहीं रहे, अब ये तो पूछा जाने वाला नहीं है कि दशरथ विलाप किसकी रचना है, फूलों की गुच्छा किसकी रचना है। अब तो ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं जो सेंटेंस बना के आ रहे हैं, उसमें क्या रह रहा है कि कथन कारण बना के दे रहा है, दो कथन दे देंगे, लंबी लंबी लाइनें दे देंगे, वैसे प्रश्न बन रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन यहां वो आपके प्रश्नों का उत्तर है। देखिए, भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए वे ब्रजभाषा चुनते थे। मिल गया आपका प्रश्न और उत्तर भी मिल गया। यहां क्या है, अब यह प्रश्न बना देगा, कह देगा निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। तो अब यह कह देगा भारतेंदु खड़ी बोली में लिखते थे, गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, किंतु कविता के लिए उन्होंने उर्दू का भी इस्तेमाल किया, या कविता में वे उर्दू का इस्तेमाल करते थे। तो भाई ब्रज भाषा को चुना उन्होंने, उर्दू नहीं। तो यहां कथनों गलत हो जाएगा। भारतेंदु की कविताओं में भक्ति परक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं और नव जागरण के स्वर मिलते हैं। अब नीचे दे देगा कि भारतेंदु की कविताएं विशुद्ध रूप से नव जागरण को प्रवर्तित करती थी, या विशुद्ध रूप से नव जागरण को प्रतिबिंबित करती थी। तो भाई नव जागरण तो करती ही थी, लेकिन भक्ति परक भी होती थी और श्रृंगारिक भी होती थी। तो यह क्या होगा, सेंटेंस जब बना के प्रश्न बनाएगा तो इस तरह से आप पकड़ जाएंगे। यहां जो है प्रश्न आप पकड़ सकते हैं। उन्होंने दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में की। तो अब यह भी पूछ लेगा कि ये कविताएं दशरथ विलाप या फूलों का गुच्छा किस भाषा में लिखी गई हैं या किस बोली में। भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती 1882 में शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। विजयनी विजय वैजयंती। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद अंग्रेजी
में सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने, नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 में तथा भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया। रिपनाष्टक 1884 में, रिपनाष्टक नामक काव्य भारतेंदु ने रिपन जो आया था उसकी प्रशंसा में लिखा था। एक रिपन आया था तो उसकी प्रशंसा में, अंग्रेज की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा था इन्होंने। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, स्यापा आदि शैली में लिखी कविताएं इस प्रकार हैं। आप देखो यहां पे उर्दू का स्यापा स्यापा शैली में है, बंदर सभा पैरोडी में है, समधिन मधुमास गाली है, नए जमाने की मुकरी मुकरियां, वर्षा विनोद लावनी में है, प्रात समीरन पयार बंगला छंद में है, रानी छद्मलीला, तन्मय लीला और देवी छद्मलीला ये प्रबंध गीत हैं। तो मतलब इन्होंने विविध प्रकार के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया है, कई प्रकार की कविताएं और काव्य रचा। बंदर सभा उर्दू के इंदर सभा एक नाटक के अनुकरण पर रचित है। बंदर सभा इंदर सभा के। भारतेंदु की मुकरियां और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है विजय वल्लरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं क्या क्या हैं देख लेते हैं थोड़ा, इससे जल्दी जल्दी। आप चाहें तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख, महात्म्य, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कैतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद, गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50। इस तरह की आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीवन जी महाराज, दान लीला, रानी छद्मलीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, श्री राजकुमार शुभागमन, बकरी विलाप, ठीक है, श्री पंचम, निवेदक पंचक, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति आख्यान, अपवर्गदाष्टक, सीता वल्लभ स्त्रोत, विजयनी विजय वैजंती, बंदर सभा, नए जमाने की मुकुरी इत्यादि। आप इसकी चाहते वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। मैं इसीलिए कुछ देर वीडियो पॉज कर दे रहा हूं, इसको आप देख लीजिए आराम से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अब इनकी बात करते हैं। अगले कवि ये हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियां, ध्यान रखिएगा समस्त की बात कर रहे हैं। संकलन प्रेम घन सर्वस्व में शीर्षक के नाम, इससे शीर्षक से है, इसी में इनकी सारी हैं कृतियां। प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं करते थे। प्रश्न पुराना है लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपके पास तो यह जवाब होना चाहिए ना। यह कह के तो आप नहीं निकल सकते ना कि प्रश्न तो पुराना है, कभी पूछा नहीं गया ऑनलाइन है, तो हम क्यों जवाब दें भला। अब आप नई बार पूछ लिए, हो सकता है सेंटेंस बना के 3-4 उसमें डाल दें। प्रेम घन ने दादा नौरोजी, भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, हर्षपूर्ण विलायत में उन्हें काला कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो जब उन्हें चुना गया तो हर्षपूर्ण कविता लिखा, और एक बार उन्हें काला कह देगा तो क्षोभपूर्ण कविताएं लिखे थे। भारतेंदु कृति पुरुषोत्तम पंचक तथा बकरी विलाप के अनुसरण पर प्रेम घन ने क्रमशः वृज चंद पंचक तथा पितर विलाप शीर्षक से कविताएं लिखी। आनंद अरुणोदय शीर्षक इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त है। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना है। इनकी कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है, यति भंग प्रायः देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। प्रेमघन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी है। इन्होंने हर गंगा, तिप्रताम बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत का शीर्षक के महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। इनकी मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार, मेघदूत, ब्रज भाषा की सरस कृतियां हैं। अंबिका दत्त व्यास जी, इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण है प्रबंध काव्य की रचना की। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी। बिहारी बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी,
पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की थी। समस्या पूर्ति पहले पढ़े हैं, क्या होता था? इस समस्या पूर्ति के फलस्वरूप इन्हें सुकवि की उपाधि दी गई, इन्हें सुकवि कहा गया। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्णाश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। इस कविता में विदेशी वस्त्रों अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। अब देखते हैं राधा कृष्णदास जी को। भारत 12 मासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की। ठीक है, रहीम के दोहों पर। तो यहां पर हमने देखा भारतेंदु युग के जितने महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में, सारे लोगों के बारे में, रचनाकार के बारे में देख लिया। अब देखते हैं द्विवेदी युग। इनका समय निर्धारण जो होता है, जो इनका काल निर्धारण किया जाता है, वह 1900 से लेकर 1918 तक निर्धारित होता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर होता है। द्विवेदी युग की समयावधि सामान्यतः 1900 से 1918 मानी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण 1893 से लेकर 1918 तक करते हुए उसे नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत माना। प्रथम उत्थान किसको माना था? भारतेंदु जी के समय को। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग के जागरण सुधार काल नाम दिया है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में आरंभ हुआ तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बनते हैं। सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है इसे। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम पुनः वही काम करेंगे, देखते हैं द्विवेदी युग की क्या ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो इसे भारतेंदु युग से अलग करती हैं। तो राष्ट्रीयता की नवीन धारणा का उदय। भारतेंदु युग की अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना की अभिव्यक्ति हुई इस समय। इतिवृत्तात्मकता, अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक ढर्रे पर लिखी गई। नैतिकता एवं आदर्शवाद, श्रृंगार भावना का विरोध करते हुए नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य समाज का आदर्श रूप लेकर चला, व्यवहारिक रूप नहीं। ध्यान रखिएगा, यह आदर्श साहित्य में बहुत दिनों तक चलेगा। आगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद वाले तोड़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी तोड़ेंगे और बहुत सारे आएंगे। विषयगत वैविध्य, विषयों का अत्यधिक विस्तार हुआ। साहित्य की सौदेश्यता पर बल। यहां क्या हुआ कि साहित्य को मनोरंजन और उपदेश का माध्यम स्वीकार करते हुए सौदेश्य लेखन पर बल दिया गया। मतलब जो साहित्य होगा वह मनोरंजन के साथ साथ समाज को उपदेश भी देना चाहिए, उससे समाज को कुछ सीखने को भी मिलना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। काव्य रूप की विविधता, खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध के रूप में साथ प्रगीत, मुक्तकों की भी रचना हुई। तो काव्य के कई विविध रूप इस समय निकल के आते हैं। अब इस समय के कवियों के बारे में अगर बात करें, कौन कौन से कवि रहे हैं, तो श्रीधर पाठक जी पहले आते हैं 1859 से 1928 तक। मनोविनोद 1882 में, गुणवंत हेमंत 1900 में, जगत सच्चाई सार 1887 में, कश्मीर सुषमा 1904 में, देहरादून 1915, भारत गीत 1928, वनाष्टक का समय नहीं पता, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन 1918। अनुदित रचनाएं देख लेते हैं, यानी कि जो अनुवाद की गई कहीं से। गडेरिया और दार्शनिक अनुदित है। मूल रचना किसका? सेफर्ड एंड फिलोसफर ग्रे की रचना का। ऋतु संहार जो कालिदास जी ने लिखा उसकी ये अनुदित रचना है। एकांतवासी योगी 1886 में, हर्मिट गोल्ड स्मिथ की अनुदित है। खड़ी बोली में ये की गई, जबकि ऋतु संहार ब्रजभाषा में। उजड़ ग्राम 1889 में, डेजर्ट विलेज गोल्ड स्मिथ की ही रचना है, ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया। श्रांत पथिक 1902 में, ट्रेवलर गोल्ड स्मिथ की ही अनुवादित है और यह खड़ी बोली में अनुदित हुई। नाथुराम शर्मा शंकर 1859 से 1932 तक, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य है यह। शंकर सर्वस्व 1951 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 के बीच आते हैं। मौलिक काव्य इनके और ये अनुदित काव्य इनके दोनों की अलग अलग श्रेणी है।
मौलिक काव्य में देखें काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज वली व्रतम, कविता कलाप 1909, अनुदित में कौन सी, विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभव सार 1902। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें, स्फुट कविता 1905 में लिखा इन्होंने। 1865 से 1907 तक के लेखनी रूप के साथ सक्रिय रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, हरियौध 1865 से 1947 तक। बाल मुकुंद गुप्त कुछ खास नहीं, स्फुट कविता ही उनकी है। हरियौध की देखते हैं, कृष्ण शतक, कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु वारिध, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोहार, काव्योपवन, ऋतुमुकुर, पद्म प्रबोध, पद्म प्रसून 1914 में, उपहार, रसकलश, बोलचाल, चुभते चौपदे, चोखे चौबदे 1932, फूल पत्ते, कल्पलता, प्रेम गीत, दिव्य दोहावली, हरियौध सतसई, मर्म स्पर्श, ये इनकी रचनाएं हैं। और प्रबंध काव्य भी कुछ लिखा है इन्होंने। प्रिय प्रवास 1914 में, 17 सर्ग हैं इसमें, अलग अलग सर्ग हैं लेकिन सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पारिजात 1940 में 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 में 18 सर्ग हैं। तो ध्यान रखिए कि रचनाओं से कुछ भी पूछा जा सकता है, उनके निर्माण का कालानुक्रम भी पूछ सकते हैं, उनमें उल्लिखित विषय भी पूछ सकते हैं, उनमें कितने सर्ग हैं पूछ सकते हैं, पात्रों के नाम पूछ सकते हैं, कितने पात्र हैं पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। लाला भगवान दीन 1866 से 1930 में हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में रहे थे। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। टीकाएं कितनी, राम चंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सत्सई, ये टीकाएं इन्होंने लिखा। रामचरित उपाध्याय की बात करें अगर, 1872 से 1938 तक रहे हैं। राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह 1919 में भारत भक्ति रहा। रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है। शुक्ति मुक्तावली नीतिपरक काव्य 1915 में। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873 से 1920 में। स्वदेशी कुंडल 1910। मृत्युंजय विजय 1904। राम रावण विरोध 1906। वसंत वियोग 1912। अमलतास, नए सन 1910 का स्वागत। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत। धाराधर धावन, मेघदूत ब्रजभाषा में पद्यबद्ध अनुवाद है। उसके बाद आते हैं कामता प्रसाद गुरु 1875 से 47 तक। भौगासुर वध, सॉरी भौमासुर होना चाहिए शायद। ब्रजभाषा में पद्य पुष्पावली खड़ी बोली। शिवाजी, विनय पचासा ब्रजभाषा में और दासी रानी। गिरधर शर्मा नवरत्न 1881 से 1961 तक। मातृवंदना हिंदी माघ, माघ कृत शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद 1928 में किया। गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 से 72 तक। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी इत्यादि। रूपनारायण पांडे जी पराग 1914 में। वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 तक। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की सारणी है नीचे, देखेंगे उनके बारे में। लोचन प्रसाद पांडे 1866 से 59। मृगी दुख मोचन, प्रवासी, मेवाड़ ग्राथा 1914, महानदी, पद्म पुष्पांजलि 1915 और नीति कविता 1906। राम नरेश त्रिपाठी 1892 से 1992 के बीच। 1889 से 1992 के बीच खंड काव्य लिखा पहले। मिलन 1917 में। पथिक 1920। स्वप्न 1929। मानसी, फुटकर कविताओं का संग्रह 1970। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि की बात करें, श्रीधर पाठक हिंदी के प्रथम, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। एकांतवासी योगी, रचना लावनी ख्याली जैसी हुई। श्रांत पथिक रोला छंद में रचित। ऋतु संहार, अनुवाद में ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग होता है। भ्रमर गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हरियौध को देख लेते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है।
हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। प्रिय प्रवास का पहला नाम प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था, बाद में प्रिय प्रवास हुआ। रस कलश ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। हरिऔध कृत चुपते चौबदे और चोखे चौबदे मुहावरे भाषा में लिखी गई है, मुहावरेदार भाषा में। इसे गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के अंतर्गत प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयों पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकीयों पर गतागत की पहल बुझाने की। पहली चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र जल पर्यंत, अनंत आकाश से अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत से सभी पर कविताएं हो सकती हैं। सर्गो नरक ठिकाना नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। गिरधर शर्मा नवरत्न। गिरधर शर्मा नवरत्न की ख्याति बंगला और संस्कृत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद को लेकर रही। गिरधर शर्मा नवरत्न में गीतांजलि का हिंदी में, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। गिरधर शर्मा नवरत्न में माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन पांडे को उनकी साहित्य सेवाओं के फलस्वरूप काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति की उपाधियां दी गई। नाथूराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर नई कविताएं लिखी। नाथू शर्मा शंकर तत्कालीन कवि सम्मेलनों में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधार आदि उपाधियों से नवाजे गए। नाथूराम शर्मा शंकर द्वारा रचित गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की बुरी स्थिति, देव मंदिरों में दुराचार का वर्णन है। अनन्य कवि रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में विख्यात है। राय देवी प्रसाद पूर्णकृत स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में हुई। इनकी देशभक्तपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध मूलाधार इनका हिंदी व्याकरण है। गया प्रसाद सनेही ने श्रृंगार परंपरागत विषयों पर सनेही उपनाम से, राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को त्रिशूल उपनाम से लिखा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही खड़ी बोली में सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग करने में कुशल थे। कविता कौमुदी का संकलन संपादन 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी ने किया। इनमें ग्राम गीतों, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला कविताओं का संकलन हुआ है। मैथिली शरण गुप्त कृत प्रबंध काव्य महाकाव्य साकेत 1931 में, जय भारत 1952 में, खंड काव्य पुराण आधारित शक्ति 1927 में, द्वापर 1936 में, नहुस 1940 में, रामायण आधारित पंचवटी 1925 में, महाभारत आधारित जयद्रथ वध 1910, सैरंध्री 1927, 3 खंड सैरंध्रवी वक संहार वन वैभव विपथगा 1927, संकलित वक संहार 1940, वन वैभव 1940 और डिब्बा 1950। ऐतिहासिक रंग से भंग 1909 में, सिद्धराज 1936, चरित्रात्मक में यशोधरा 1932 में, जब एक केंद्र के आसपास सारी घटना घटित होती है। कुणाल गीत 1942, विष्णु प्रिया 1957, रत्नावली 1960, वर्णात्मक में किसान 1918, अजीत 1946, गीत काव्य वैतालिक 1916, स्वदेश संगीत 1925, झंकार 1929, विश्व वेदना 1942 और अंजलि और अर्घ 1950, भूमि भाग 1953। मुक्तक कविताएं पद्य प्रबंध उच्छ्वास 1936, मंगलहार 1937, आस्वाद 1938, स्वस्ति और संकेत 1983, राष्ट्रव्यापी 1986। निबंध काव्य वितरण शैली भारत भारती 1912, हिंदू 1925, राजा प्रजा 1956। कथाएं आधारित निबंध पत्रावली 1916, विकट भट्ट 1928, गुरुकुल 1928, अर्जन और विसर्जन 1942, काबा और करबला 1946, युद्ध 1950, प्रदक्षिणा 1950, कविश्री 1955। पद्य नाट्य अनघ 1925, पृथ्वीपुत्र 1950, जैनी 1950, दिवोदास 1950, लीला तिलोत्तमा चंदहास
और अंत में आर्य 1925। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 में। मैथिली शरण गुप्त ने ऋषिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा की कविताएं लिखी। गुप्त जी ने मधुप उपनाम से बंगला में रचनाओं के अनुवाद किया। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति भारत भारती 1912 उन्होंने उनके यश का आधार है, जो उनके यश का आधार है। गुप्त जी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। भारत भारती की रचना मुद्दसे होली ब्रह्म मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती। भारत भारती की कथावस्तु 3 भागों में बटी है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्येतर उपेक्षा से प्रभावित। कहा जाता है गुप्त जी ने अपने साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए ही पंक्तियां लिखी थी। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो यह कमाल की बात है। ठीक है, ये अपने लिए कह रहे हैं कि महावीर, ये यहाँ महावीर का संबंध इनके गुरु से है और वहां महावीर का प्रश्न जो है प्रश्न हनुमान जी से है। साकेत शब्द पाली भाषा शब्द का जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र जनवादी काव्य की संज्ञा दी। साकेत राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी रचना के कारण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा गया। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग में उसकी अधीरता, साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय। कथा 12 सर्गों में विभक्त है। साकेत का 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक वो प्रसिद्ध है। अन्य बिंदु देखते हैं। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। जय भारत महाकाव्य प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण है। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया। अर्जन और विसर्जन में मैथिली गुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई देती। मैथिली गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कहा कवि। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। सूरदास के बाद गृहस्थ जीवन का उत्कृष्ट वर्णन गुप्त जी की रचनाओं में मिलता है। वेद धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं, बच्चन सिंह कहते हैं उनके बारे में। और काव्य परंपराओं के बारे में देख लेते हैं। कवि एक तरफ रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 32 के बीच में 1932। हिंडोला 1894। हरिश्चंद्र कलकासी श्रृंगार लहरी गंगावतरण 1927। उद्धव शतक 1929। विराष्टक। सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूती प्रेमकली हृदय तरंग। समस्त रचनाओं का संकलन इसी में मिलता है। कविरत्न 1880 से 1918 तक रहे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे। उद्धव शतक में कुल 116 छंद हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। भावभूति ने उत्तर रामचरित का, मालती माधव का भी इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो अपनी यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज को स्वास्थ्य कारणों से मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं कर पा रहा हूँ और ये टॉपिक सोचा था एक वीडियो में ही निपटा दूंगा इसमें, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जो कल वीडियो आपको मिलेगी प्रॉपर, और तब तक आप यहाँ से काम चलाते रहिए। हम कंपाइल कर देंगे इन सारी वीडियोज़ को, जो भी आधुनिक काल की जितने भागों में बने रहेगी हम इसको पूरा कंपाइल कर देंगे। हालांकि प्रयास करेंगे कल आधुनिक काल के काफ़ी हिस्से को कवर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारी विधाएं हैं। तो चलिए, वीडियो पर अगर नए हैं, आप अभी तक रुके हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए उनको भी। और उसके अलावा आपकी नज़दीकी परीक्षाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, अभ्यास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।